हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट का डिफरेंस हमने स्टार्ट कर दिया था। फर्स्ट बेसिस पर हम डिफरेंस पढ़ चुके थे। कल सारा दिन लग गया बेटा ये बताने में कि प्रोफेशन क्या चीज़ है और एम्प्लॉयमेंट में एंट्री आपकी कैसे होती है। याद है आपको बेटा, बहुत सारी चर्चा हुई है। बाबू प्रोफेशनल का एग्जाम्पल दे रहे थे कल आप हमें, आज दोबारा दे दो। CA in practice is a professional, doctor in practice is a professional, lawyer in practice is a professional। तो बेटा ये सब सारी चर्चा हम कर चुके हैं। बेटा फर्स्ट बेसिस पर डिफरेंस कंप्लीट हो चुका था। आज बाकी बचे हुए 7 बेसिस पर डिफरेंस अभी कंप्लीट कर लेंगे। चलो जी प्यारे बच्चों, सेकंड बेसिस पढ़ते हैं। आपको बता देता हूँ, ये जो नोट्स में मैंने डिफरेंस प्रिंट किया है ये एक भी मेरा वर्ड नहीं है, मैंने NCERT से पूरा कॉपी करा और एज इट इज बेटा नोट्स में लिख दिया। NCERT से बेटर ये डिफरेंस कोई लिख ही नहीं सकता बेटा, इसी वजह से मैंने NCERT पूरा पेस्ट किया है। तो बेटा सेकंड बेसिस है नेचर ऑफ वर्क, और बेटा बिजनेस में लिखा है प्रोविजनिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द पब्लिक। बेटा मेरी तरफ देखना बाबू, जब बेसिस लेता है ये नेचर ऑफ वर्क तो मुझे क्या बताना है, बिजनेस में आप क्या करते हैं, प्रोफेशन में आप क्या करते हैं, और बेटा एम्प्लॉयमेंट में आप क्या करते हैं। तो बेटा बिजनेस में हम क्या करते हैं, कहता है प्रोविजनिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू पब्लिक। बेटा हम गुड्स खरीदते हैं और बेचते हैं पब्लिक को। प्रोविजनिंग वर्ड दोनों के लिए लगाया जाता है, सेल एज वेल एज परचेज। कहते हैं हम गुड्स खरीदते हैं और बेचते हैं पब्लिक को, बेटा ये काम करते हैं हम बिजनेस में। एंड व्हाट अबाउट प्रोफेशन, कहता है रेंडरिंग ऑफ पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विसेज। बेटा हर प्रोफेशनल का काम होता है अपने एरिया ऑफ एक्सपर्टीज से बेटा एक्सपर्ट सर्विसेज देना। समझाने के लिए एक बात बोलता हूं बेटा, बाबू आपने देखा होगा डॉक्टर्स के फील्ड में कितने सारे स्पेशलिस्ट हैं, लंग स्पेशलिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट, आई सर्जन, ठीक है ना, देखते हो ना बेटा स्पेशलिस्ट। प्रोफेशनल का काम क्या होता है बेटा, अपने एरिया ऑफ एक्सपर्टीज से एक्सपर्ट सर्विसेज देना। यहां लिखा है रेंडरिंग ऑफ पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विसेज। बेटा पर्सनलाइज्ड का जनरली मींस होता है फेस टू फेस। रेंडरिंग ऑफ पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विसेज, फेस टू फेस एक्सपर्ट सर्विसेज देना। लेकिन बेटा ड्यू टू इमरजेंस ऑफ टेक्नोलॉजी आज की तारीख में पर्सनलाइज्ड वर्ड की कोई खास अहमियत नहीं है। आज की तारीख में जरूरी नहीं है कि आप ये सर्विसेज फेस टू फेस दे रहे हो सकता है बेटा थ्रू वीडियो कॉलिंग चल रही हो बेटा। बस बेटा बात यह है कि प्रोफेशनल का काम होता है एक्सपर्ट सर्विसेज देना। CA भी बेटा अपने एक्सपर्ट सर्विसेज देते हैं इन टर्म्स ऑफ इनकम टैक्स, इन टर्म्स ऑफ GST, इन टर्म्स ऑफ ऑडिटिंग। लॉयर अपनी एक्सपर्ट सर्विसेज देते हैं बेटा क्रिमिनल केसेस में, सिविल केसेस में, डाइवोर्स केसेस में, प्रॉपर्टी केसेस में, बहुत सारे केसेस में देते हैं। तो किसी भी प्रोफेशनल का काम होता है बेटा एक्सपर्ट सर्विसेज देना। एंड व्हाट अबाउट एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट में हम क्या काम करते हैं बेटा, लिखा है परफॉर्मिंग वर्क एज पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट और रूल्स ऑफ सर्विसेज। मेरे प्यारे बच्चों मेरी तरफ देखना, याद आएगा आपको कुछ बात। कहता है परफॉर्मिंग वर्क एज पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, वो काम करते हैं जो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया। कल बताया था बेटा एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। और बेटा आपको पता होना चाहिए सबसे पहली बात एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखी होती है। सर याद कराओ क्या लिखा होता है एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में। सबसे पहली चीज कि आपकी जॉब क्या है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। कल मैं बैंक का एग्जांपल दे रहा था, मैं यही बता रहा था कि पहले पॉइंट में लिखा होता है कि आप बैंक में क्लर्क हो, प्रोबेशनर ऑफिसर हो, 4th ग्रेड हो, लोन हेड हो, ब्रांच हेड हो क्या, कहाँ लिखा होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में। तो बेटा काम भी उसी हिसाब से करोगे। कहता है एम्प्लॉयमेंट में हम क्या नेचर ऑफ वर्क परफॉर्म करते हैं, परफॉर्मिंग वर्क एज पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट और रूल्स ऑफ सर्विसेज। उसे ही रूल्स ऑफ सर्विसेज बोलते हैं, उसे ही एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट बोलते हैं, सारे नाम उसी के हैं बेटा। समझ में आया बेटा, मेरी तरफ देखना। सेकेंड बेसिस था नेचर ऑफ वर्क। बिजनेस में क्या करते हैं, प्रोविजनिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द पब्लिक। प्रोफेशन में क्या करते हैं बेटा, रेंडरिंग ऑफ पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विसेज। और एम्प्लॉयमेंट में परफॉर्मिंग वर्क एज पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट और रूल्स ऑफ सर्विसेज। समझ आई बात। थर्ड वन, आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। बेटा बिजनेस में कितना क्वालिफाइड होना जरूरी है, प्रोफेशन के लिए कितना क्वालिफाइड होना जरूरी है, और एम्प्लॉयमेंट के लिए कितना पढ़ा लिखा होना जरूरी है। बेटा बिजनेस के लिए कितना पढ़ा लिखा होना जरूरी है,
बिजनेस करने के लिए? यार बताओ, बिजनेस करने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है? ऐसा तो नहीं कहते ना पापा अभी तेरी 12वीं नहीं हुई, जिस दिन 12वीं कर लेगा उसी दिन आइयो दुकान पे। बेटा बिजनेस के लिए नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज नेसेसरी। कोई क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया ही नहीं बेटा, जब मर्जी बिजनेस करो, चाहे बेटा कभी स्कूल गए हो कि नहीं गए हो, बिजनेस कर सकते हो। धीरू भाई अंबानी जी 4वीं 5वीं पढ़े हुए हैं बेटा, करा नहीं बिजनेस, एम्पायर खड़ा कर दिया बेटा, ठीक है ना। बिजनेस करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। पढ़े लिखे हो बहुत अच्छी बात, नहीं पढ़े लिखे हो उससे भी अच्छी बात। एंड व्हाट अबाउट प्रोफेशन? प्रोफेशन के लिए भी पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। हाँ जी बेटा, बाबू क्या लिखता है क्वालिफिकेशन में? प्रोफेशन में लिखता है एक्सपर्टीज एंड ट्रेनिंग इन अ स्पेसिफिक फील्ड इज मस्ट। बेटा एक फील्ड में आपका एक्सपर्ट होना और बेटा ट्रेंड होना कंपलसरी माना जाता है। जैसे कि बेटा अगर आप सीए हो, सीए इन प्रैक्टिस हो, प्रोफेशनल हो, तो बेटा आप तभी प्रोफेशनल कहला रहे हो क्योंकि बेटा आप अकाउंट्स की दुनिया के, टैक्स की दुनिया के और ऑडिट की दुनिया के एक्सपर्ट हो और आपको ट्रेनिंग भी इसी फील्ड में मिली है। आपको बता देता हूं, सीए इज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ फॉर 3 सब्जेक्ट्स। अकाउंट्स, सीए के बाद कोई अकाउंट्स नहीं होती, जहां अकाउंट्स खत्म होती है वो सीए होती है। सीए के बाद कोई टैक्स नहीं होती, जहां टैक्स खत्म होती है वो सीए होती है। और ऑडिट, जहां ऑडिट खत्म वहां सीए होती है बेटा, उसके बाद कभी कोई ऑडिट नहीं बना। 3 चीज़ों की हाईएस्ट डिग्री है, ठीक है ना बेटा। ऐसे ही डॉक्टर जब डीएम बन जाते हैं ना, आपने सुना होगा बेटा, डॉक्टर्स के पास भी डिग्री होती है डीएम, एमबीबीएस, एमडी एंड डीएम। जब डॉक्टर बेटा डीएम कर लेते हैं उसके बाद बेटा उस चीज़ में कोई चीज़ नहीं हो सकती। जैसे बेटा हमारे सहारनपुर में कुछ डॉक्टर हैं बेटा जो न्यूरोलॉजी में डीएम है, तो उसके बाद बेटा नसों में कोई ऐसा मैटर नहीं है जो उस डॉक्टर को नहीं पता। कुछ बेटा ऐसे डॉक्टर हैं जो हार्ट में डीएम डॉक्टर है, उसके बाद कुछ है ही नहीं भाई। एक्सपर्टीज एंड ट्रेनिंग इन अ स्पेसिफिक फील्ड इज मस्ट। आप अगर बेटा प्रोफेशनल हो तो आपको कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए? उस फील्ड के मास्टर चाहिए हो। एंड व्हाट अबाउट एम्प्लॉयमेंट? कहता है क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द एम्प्लॉयर। ये वर्ड क्या होता है? एम्प्लॉयर बेटा मालिक को बोलते हैं एम्प्लॉयर, और एम्प्लॉय नौकर को बोलते हैं। कहता है उतनी ट्रेनिंग, उतनी क्वालिफिकेशन जितने आपके एम्प्लॉयर ने बताई है। बाबू कल मैं आपको एक बात बता देता हूं, मैं एक एग्जांपल दे रहा था। मैंने आपको एग्जांपल दिया कि बैंक में वैकेंसी निकली और बैंक ने क्या बताया आपको कि अगर आपने जॉब करनी है तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए इन कॉमर्स। याद है आपको मैंने कुछ लिखा था ऐसा ही, ग्रेजुएट इन कॉमर्स प्लस बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स। याद है आपको बेटा? कितना क्वालिफाइड होना चाहिए नौकरी करने के लिए? कहता है उतनी क्वालिफिकेशन, उतनी ट्रेनिंग एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द एम्प्लॉयर। जितना आपका मालिक कह दे उतना पढ़ा लिखे होना चाहिए, उतना ट्रेंड होना चाहिए बेटा। यानी कि अगर आपको बैंक में नौकरी करनी है तो बेटा ये क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया तो पूरा करना ही पड़ेगा, तभी नौकरी मिल सकती है, वरना नौकरी नहीं मिल सकती। यानी कि आप बीकॉम पास होने चाहिए प्लस बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होनी चाहिए। इतनी क्वालिफिकेशन क्योंकि आपके एम्प्लॉयर ने ये बताई, और उतनी ट्रेनिंग जितना आपका एम्प्लॉयर बताएगा। आपको बता देता हूं बेटा, बैंक में नौकरी करने से पहले आपकी 15 दिन की ट्रेनिंग रहती है। अगर आप क्लर्क हो तो 15 दिन की ट्रेनिंग रहती है बेटा। आपको बुलाया जाता है हैदराबाद, पुणे साइड आपको बुलाया जाता है और वहां पर आपको ट्रेनिंग दी जाती है। आप खुद सोचो बेटा, कल को आपको कुर्सी पे बिठा देंगे, टेलर बना देंगे, कहेंगे कैश काउंट करो, ठीक है ना। आपका आज जॉब है कैश ही इकट्ठा करना है आपने बेटा। जो भी आएंगे डिपॉजिटर, जो भी कस्टमर आएंगे, कैश गिनो बेटा। आपको जब पता ही नहीं होगा कि करेंसी असली क्या होती है, नकली क्या होती है, कैसे गिनोगे? पहले आपको तो पहचान करा दें करेंसी असली क्या होती है, नकली क्या होती है। तो पहले आपकी ट्रेनिंग रहती है 15 दिन की कम से कम। तो बेटा अगर नौकरी करनी है तो उतना क्वालिफाइड होना जरूरी है बेटा, उतनी ट्रेनिंग ले लेना जरूरी है जितने आपके एम्प्लॉयर ने बता दिया आपको। समझ आई बात? क्लियर बात बेटा? थर्ड बेसिस। तो बेटा अभी थर्ड बेसिस था क्वालिफिकेशन। बाबू बिजनेस में क्या लिखा हुआ है? नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज नेसेसरी। बिजनेस कर रहे हो बेटा, कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। प्रोफेशन में क्या लिखा है बेटा? एक्सपर्टीज एंड ट्रेनिंग इन अ स्पेसिफिक फील्ड इज मस्ट। बेटा
प्रोफेशनल बनने के लिए कितना क्वालिफाइड जरूरी है बेटा? एक स्पेसिफिक फील्ड में मास्टर होने चाहिए बेटा। और बेटा व्हाट अबाउट एम्प्लॉयमेंट? उतनी क्वालिफिकेशन, उतनी ट्रेनिंग जितनी आपके मालिक ने बता दी आपको। क्लियर बात? एंड बेटा फोर्थ बेसिस क्या लिखा गया? रिवॉर्ड और रिटर्न। बिजनेस करने का रिवॉर्ड क्या मिलता है, प्रोफेशन का रिवॉर्ड क्या मिलता है, और नौकरी का रिवॉर्ड क्या मिलता है? बेटा बिजनेस करने का रिवॉर्ड है प्रॉफिट। बिजनेस करोगे प्रॉफिट कमाओगे। बेटा प्रोफेशनल को रिवॉर्ड क्या मिलता है? प्रोफेशनल फी। ठीक है ना? अगर कभी दिमाग में आए भी ना बेटा डॉक्टर इन प्रैक्टिस सोचना है, तो पप्पू डॉक्टर को मत सोचना, क्योंकि आपको तो लग रहा होगा पप्पू डॉक्टर दवाइयां बेचता है और दवाई के पैसे लेता है। फिर तो आप कहोगे तो बिजनेस है, दवाई बेचने के पैसे लेता है। सर किसी एमडी डॉक्टर, डीएम डॉक्टर को सोचना बेटा। आप वहां जाते हो 600 रुपए कंसल्टेंसी देते हो, दवाइयां नहीं देता वो, दवाइयां तो लिख के देता है, वो भी आप बाहर से लेते हो अपनी जेब से, पॉकेट से पे करके। तो प्रोफेशनल हमेशा प्रोफेशनल फी अर्न करता है बेटा, कुछ बेचता नहीं है बेटा, वो अपनी सर्विसेज बेच रहा है और उसके बदले में आपसे कंसल्टेंसी फी ले रहा है या बेटा प्रोफेशनल फी ले रहा है। और मैंने एक बार आपको याद है बेटा बताया था, डॉक्टर से ज़्यादा प्रोफेशनल कोई नहीं हो सकता। ठीक है ना? सीए तो वैसे प्रोफेशनल नहीं होते, मैं कुछ मेरे अंदर प्रोफेशनलिज्म वैसे भी थोड़ा सा कम है। मैंने तो ऐसे ऐसे लोगों को प्रोफेशनल होते देखा, आप सोच नहीं सकते। ठीक है ना बाबू? सबसे ज़्यादा प्रोफेशनल कौन होता है? डॉक्टर। डॉक्टर से ज़्यादा प्रोफेशनल कोई नहीं हो सकता। एक टाइम की बात है, मैं सीए बन गया, मेरी ना 15 दिन का ओरिएंटेशन प्रोग्राम था। ठीक है ना? और ऐसे 100 सीए बैठे थे बेटा, जो सीए बने थे लेटेस्ट। ठीक है ना? और हमारे सामने बेटा एक से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आ रहे थे इंडिया के, तो हमारे को गाइड कर रहे थे कि आपको कैसे बेटा अगर प्रैक्टिस करनी है तो कैसे करनी चाहिए, और जॉब करनी है तो कैसे करनी चाहिए। तो हमें बता रहा था कि आपको ना डॉक्टर की तरह प्रोफेशनल होना चाहिए। हमने कहा कैसे होते हैं डॉक्टर प्रोफेशनल? कहता छोटा सा डॉक्टर होगा, रिसेप्शन जरूर रखता है, और बेटा अंदर आने नहीं देता बेटा तब तक किसी भी पेशेंट को, जब तक बाहर पैसे नहीं जमा करा देता बेटा। डॉक्टर सबसे ज़्यादा प्रोफेशनल होते हैं। कहता है एक टाइम की बात है, उसने एक इंसिडेंट शेयर करा, वो चंडीगढ़ ब्रांच का चेयरमैन था बेटा आईसीआई की। तो बेटा उसने एक इंसिडेंट शेयर करा, कहता है मेरे साथ एक बार क्या हुआ, रात को 2 बजे मुझे 102 पर टेम्परेचर था। कह रहा मैंने अपने फैमिली डॉक्टर को कॉल किया कि सर ऐसे ऐसे मेरे को ना टेम्परेचर है 102, क्या मैं पैरासीटामॉल ले लूँ? डॉक्टर आर वेरी प्रोफेशनल। उसने कहा नहीं नहीं सर, फीवर की बहुत सारी वजहें होती हैं, आपने पैरासीटामॉल नहीं लेनी, सुबह आ जाओ, कोई टेंशन नहीं है, मैं चेकअप कर दूंगा। ठीक है फिर देखते हैं। तो कह रहा 10 बजते ही मैं सीधा उसके क्लिनिक में। कह रहा आप बाहर रिसेप्शनिस्ट बिठा रखी उसने। कहता है अब करे क्या बंदा? वो कहती है पहले कंसल्टेंसी फीस जमा कराओ, जबकि मेरे उसके साथ बहुत अच्छे टर्म है बेटा डॉक्टर के साथ। कहता फिर मैंने सोचा मैं क्या 1000 के पीछे बात करूँ। कह रहा मैंने वॉलेट निकाला, 1000 रुपये पे करे, मैं सीधा अंदर। डॉक्टर ने चेकअप करा, ऐसे दिखाएगा एहसान तो जैसे पता नहीं क्या कर दिया। बाहर से बेटा बेल बजाई, बुलाया एक स्टाफ को, कहता है पानी देना। अंदर पानी मंगाया बेटा, और एक दवाई अपने पास से उठा के कह दी उस सीए को कि आप ले लो दवाई। तो उसने दवाई ले ली। तो हमारे साथ इंसिडेंट शेयर करा था, कहता है मुझे श्योरली पता है जो उसने मुझे मेडिसिन दी थी वो पैरासीटामॉल ही थी लेकिन बेटा उसने 1000 रुपये निकलवा लिए। डॉक्टर्स आर वेरी प्रोफेशनल बेटा। ठीक है ना? वैसे ऐसे सीए नहीं होते बेटा। मैंने नहीं देखा आज तक कोई सीए जो रिसेप्शन मेंटेन करता हो, जो कह दे पहले कंसल्टेंसी चाहिए। हमारे पास तो फ़ोन भी आता है क्लाइंट का, वो फंसा होता है, हम तब भी बता देते हैं फ़ोन पे, यार तू ऐसे कर लियो, तू ऑफिस में मत आ, क्या टेंशन लेगा। लेकिन मैं आपको ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बाबू कोई भी प्रोफेशनल हो हमेशा अपनी प्रोफेशनल फ़ी कमाता है, कुछ बेचता नहीं है, वो अपनी सर्विसेज बेचता है, सामान नहीं बेचता। ठीक है ना? कभी दिमाग में आए डॉक्टर इन प्रैक्टिस पप्पू डॉक्टर, वो तो दवाई बेचता है, 25 रुपये लेता है, वो नहीं सोचना बेटा। ठीक है ना जी? एंड व्हाट अबाउट एम्प्लॉयमेंट? बेटा एम्प्लॉयमेंट करने का रिवॉर्ड या रिटर्न क्या है? सैलरी और वेजेस लिखा गया है। बेटा देखो यहां पर ना मेरे को एक सीरियस ऑब्जेक्शन है आपके टीचर के साथ, ये बात भी गलत बताते हैं। अब बाबू लिखा वर्ड है सैलरी और वेजेस। जब पूछ लो ना टीचर से कि ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है सैलरी और वेज, आपको बताएंगे पूरा महीना काम करोगे तो मिलेगी सैलरी, और दिहाड़ी पे काम करोगे तो मिलेगी वेजेस। ओ भाई बख्श दो, ऐसा झूठ किसने बोलने को कह दिया? ऐसा कुछ भी नहीं होता भाई, कि अगर दिहाड़ी पे काम करोगे तो मिलती है वेजेस और पूरा महीना काम करने की सैलरी मिलती है। समझ लो इस बात को।
बेटा ऑफिसेस में जो लोग काम करते हैं उनको हमेशा सैलरी मिलती है, और जो लोग फैक्ट्री में काम करते हैं उनको वेजेस मिलती है। और दोनों ही बेटा ऐसा हो सकती है कि दिहाड़ी मिल रही हो, रोज मिल रही हो, और ऐसा हो सकता है दोनों ही बेटा पर मंथ मिले। ये कोई डिफरेंस नहीं होता कि एक पर मंथ मिलती है और एक रोज मिलती है। फर्क ये होता है बेटा ऑफिस में काम करने वालों को सैलरी मिलती है, और जो लोग फैक्ट्री में काम करते हैं, बोलते तो हम यही है सैलरी मिल रही है, लेकिन बेटा टेक्निकली बोलोगे तो उसको वेजेस मिलती है। पता लगा बेटा वेज और सैलरी में क्या अंतर होता है? ओके बात बेटा, एक बार 4 बेसिस रीड करो, मुझे कुछ रिपीट करना है तो बताओ। बेटा 5th बेसिस पढ़ते हैं, सुनना बाबू। 5th बेसिस है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। हार्दिक भाई पढ़ लो। 5th बेसिस है बेटा कैपिटल इन्वेस्टमेंट, और बिजनेस में लिखा गया है कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड एज पर द साइज एंड द नेचर ऑफ द बिजनेस। बहुत काम की बात है बेटा, ये आप रूंगे में निपटा देते हो इन चीजों को, यही काम की असली चीज है बेटा। बाबू बिजनेस में लिखा हुआ है कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड एज पर द नेचर एंड एज पर द साइज ऑफ द बिजनेस। बेटा बिजनेस चलाने के लिए कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए बेटा, 2 चीजों के हिसाब से, साइज एज वेल एज नेचर। पहले साइज की बात करता हूं, फिर नेचर की बात करता हूं। बेटा देखो, जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो ना, तो बेटा आप ये भी सोच सकते हो कि मुझे बिजनेस चलाना है स्मॉल स्केल पे। स्मॉल स्केल मतलब एक शहर में शुरू करना है जी बिजनेस। बेटा आप ऐसा भी सोच सकते हो कि मेरे बिजनेस का साइज मीडियम स्केल होना चाहिए, यानी कि मुझे तो जी 2, 3, 4 शहरों में बिजनेस शुरू करना है इकट्ठे। और बेटा आप ऐसे भी सोच सकते हो कि मुझे तो लार्ज स्केल पे बिजनेस लेकर जाना है, मुझे तो बेटा नेशन वाइड बिजनेस करना है, या मुझे तो सीधा मल्टीनेशनल कंपनी बनानी है। तो बेटा कैपिटल हमेशा रिक्वायर्ड होती है एज पर द साइज ऑफ द बिजनेस। अगर बेटा एक शहर में बिजनेस शुरू करना है तो बेटा 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख करोड़ रुपए में बिजनेस शुरू। अगर आपको लगता है बेटा मुझे 4-5 शहरों में बिजनेस शुरू करना है तो 5-10 करोड़ रुपए में बिजनेस शुरू। और अगर बेटा मुझे मल्टीनेशनल कंपनी बनना है या नेशन वाइड बिजनेस लेके जाना है तो बेटा कुछ 100 करोड़ की बात कर लो। कैपिटल चाहिए साइज के हिसाब से। सर सोच के देख लो ना, आपके गली मोहल्ले का गारमेंट, और सोच कर देख लो बेटा रिलायंस ट्रेंड्स, दोनों में कैपिटल बराबर लगी है। सोच कर देख लो बेटा एक प्रोविजन स्टोर, और सोच कर देख लो बेटा इजी डे। सर यही फर्क होता है, अगर आपका जैसा साइज वैसी कैपिटल रिक्वायर्ड। साइज छोटा है कैपिटल रिक्वायर्ड स्मॉल है, साइज मीडियम है कैपिटल रिक्वायर्ड मीडियम है, साइज बहुत बड़ा है बिजनेस का तो बेटा कैपिटल भी वैसी चाहिए। और बेटा कहता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड एज पर द नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस। एंड व्हाट डू यू मीन बाय द नेचर ऑफ बिजनेस? बेटा काम किस चीज का कर रहे हो। और बेटा भाई मैं लूंगा प्रॉब्लम, अभी तो मेरी सुन, ठीक है ना, और निकलेगी नहीं प्रॉब्लम, पक्का बता रहा हूं। चलो जी बाबू, कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड एज पर द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। नेचर का मतलब क्या है बेटा? काम किस चीज का करना है, ठीक है ना। अब समझना बेटा, क्या मुझे काम के हिसाब से पैसे चाहिए होते हैं? बिल्कुल। और मैं इस बात को समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूं। ये आप बेटा रूम देख रहे हो, मान लो बेटा मैं यहां पर बिजनेस कर रहा हूं लैपटॉप का, ठीक है। लैपटॉप बेटा एक छोटे से बॉक्स में आ जाएगा बाबू, साइड में फेंकूंगा बेटा, 50,000 रुपए का लैपटॉप आ गया। मुझे इस कमरे को भरना है बेटा, करोड़ों रुपए चाहिए मुझे। 2 लैपटॉप 1 लाख रुपए के आ जाएंगे और साइड में एडजस्ट हो जाएंगे बिल्कुल जरा से कोने में बेटा। 2 लैपटॉप 1 ही लाख रुपए के हैं और बेटा एक कमरा भरना हो, कई करोड़ रुपए का इंतजाम कर लो। और बेटा मैं कहता हूं मेरा बिजनेस ही कॉटन का है, रुई बेचनी है मुझे, ये कमरा 10,000 रुपए में भर दूंगा। कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड एज पर द नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस। बिजनेस चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है साइज के हिसाब से भी, नेचर के हिसाब से भी। शायद अब समझ आ गया होगा क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। दोनों वर्ड का मतलब क्लियर हुआ, नेचर का मतलब क्या और साइज का मतलब क्या। रुंगे में मत निपटाओ, हर वर्ड की अपनी अहमियत है बेटा, ठीक है जी। प्रोफेशन के लिए कैपिटल चाहिए कि नहीं? सब मेरी तरफ देख रहे हैं, छोड़ दो बेटा नोट्स, मुझे नहीं चाहिए, मेरी तरफ देखना।
प्रोफेशन के लिए कैपिटल चाहिए। आप डॉक्टर हो, अपना क्लिनिक खोलना चाहते हो, पैसा चाहिए बेटा, लेकिन हम इसको बोलते हैं लिमिटेड कैपिटल इज नीडेड, लिमिटेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। लिमिटेड क्यों? देखो बेटा, पैसा तो चाहिए पर बिजनेस जितना नहीं चाहिए। आपको देखो बिजनेस चलाना है, आप बेटा एक दुकान खरीदते हो, डॉक्टर को क्लिनिक रन करना है, वो भी दुकान खरीदता है। बेटा आप फर्नीचर फिटिंग कराते हो, वो फर्नीचर फिटिंग के नाम पे कुछ नहीं कराता बेटा, अपने सामने एक टेबल रख लेता है बेटा और सामने 2-3 चेयर रख लेता है बेटा, हो गया उसका बिजनेस शुरू। बेटा आप दुकान में माल भरते हो, उसको बेटा माल नहीं चाहिए, उसने सर्विसेज बेचनी। तो बेटा प्रोफेशनल को मेरे एंगल से सोचोगे, मैंने जब शुरू किया था बिजनेस, मैंने तो बेटा रेंट की जगह से स्टार्ट किया था। एक टेबल ली थी बेटा, एक अपने लिए बॉस चेयर ली थी, 3 क्लाइंट के लिए चेयर ली थी, एक लैपटॉप एक प्रिंटर लिया था, मेरा बिजनेस शुरू। सर प्रोफेशन को जब भी बेटा अपनी सर्विसेज बेचनी स्टार्ट करनी शुरू करता है बेटा, उसे लिमिटेड कैपिटल चाहिए, उसको उतनी कैपिटल नहीं चाहिए जितनी बिजनेस में रिक्वायर्ड है। उसने कोई फर्नीचर फिटिंग नहीं करानी बहुत अच्छी, उसने कोई बेटा स्टॉक नहीं भरना, बिजनेस के लिए बहुत पैसा चाहिए, प्रोफेशन सेटअप करने के लिए इतना पैसा रिक्वायर्ड नहीं होता। एंड व्हाट अबाउट एम्प्लॉयमेंट? नौकरी करनी है भाई, बैंक थोड़ी खरीदना जाके, कोई कैपिटल चाहिए? नो कैपिटल इज नीडेड। एम्प्लॉयमेंट के लिए कभी कोई कैपिटल रिक्वायर्ड नहीं होती भाई, नौकरी करनी है जाके, बैंक थोड़ी खरीद के आना है। कल बैंक का ही एग्जाम्पल दे रहा था ना, तो बैंक में नौकरी करने के लिए पैसा क्या चाहिए आपको? क्लियर बात, समझ आया बेसिस? बेटा 6th बेसिस रीड करते हैं, कहता है प्रॉफिट आर अनसर्टेन एंड इर्रेगुलर, रिस्क इज प्रेजेंट। सारे वर्ड काम क्या है? प्रॉफिट्स आर अनसर्टेन, ये वर्ड आ चुका है बेटा, अगर याद हो तो आपको। कब आया था? बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक में 6th कैरेक्टरिस्टिक थी अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। मैं दोबारा यहां पर यही बात बोल रहा हूं, प्रॉफिट्स आर अनसर्टेन। बेटा बिजनेस में प्रॉफिट होना या ना होना पता नहीं है, प्रॉफिट अनसर्टेन है, किसी साल प्रॉफिट किसी साल लॉस, किसी साल प्रॉफिट किसी साल लॉस। पिछले 2 साल जो कोविड में बीते हैं मैक्सिमम बिजनेस लॉसेस में। बिजनेस में प्रॉफिट हमेशा अनसर्टेन है, पहली बात, एंड इर्रेगुलर, इस वर्ड की भी अपनी अहमियत है। इर्रेगुलर मतलब अगर प्रॉफिट हैं भी तो रेगुलरली एक जैसे नहीं। अगर पहले महीने 30,000 कमा लिए तो बेटा दूसरे महीने 30,000 कमाऊंगा, जनरली ऐसा होता नहीं। दूसरे महीने 28,000, तीसरे महीने 32,000, फिर 31,000, 28,500, कभी एक जैसा होगा? सर बिजनेस का ग्राफ ना कोई ऐसा नहीं है जी, ये लो प्रॉफिट ही होते रहेंगे और रेगुलर ही होते रहेंगे। सर पता ही तो नहीं, प्रॉफिट होगा लॉस होगा, बराबर भी कभी कुछ यही चलता रहता है। कभी प्रॉफिट है कभी लॉस है, और प्रॉफिट भी कभी रेगुलर एक जैसी अमाउंट का होता ही नहीं। लॉस भी होता है तो रेगुलर एक जैसी अमाउंट का कभी नहीं होता। प्रॉफिट्स आर अनसर्टेन एंड इर्रेगुलर, रिस्क इज प्रेजेंट, रिस्क ही रिस्क है बेटा बिजनेस में तो। एंड व्हाट अबाउट प्रोफेशन? प्रोफेशन में रिस्क होता है। आप एक डॉक्टर हो, प्रैक्टिस कर रहे हो बेटा, रिस्क होता है कि नहीं होता? यार बोलते ही नहीं आप बाबू, थोड़ा तो होता है। आप एक बार मैटर पढ़ना, क्या लिखा है? फीस इज जनरली रेगुलर एंड सर्टेन, सम रिस्क। बेटा जनरली आपकी फीस रेगुलर आती रहती है, थोड़ा बहुत रिस्क है। रिस्क क्या समझा देता हूं बाबू, देखो जनरली हर एक पर्सन के साथ होगा ये, आप में से भी और मैं भी इसमें शामिल हूं। मैं एक डॉक्टर की सर्विसेज से बड़ा सेटिस्फाइड होता हूं, ठीक है ना। अगर गलती से उसका क्लिनिक बंद है ना, किसी मेडिकल स्टोर से लेके दवाई खा लूंगा, मुझे आराम नहीं आता। मुझे उसी डॉक्टर के पास जाना होता है बेटा, उसी की दवाई खानी होती है, तभी आराम आता है। जनरली मानते हो ना बेटा, हम एक डॉक्टर की सर्विसेज से बेटा सेटिस्फाई होते हैं। आप उसके एंगल से सोचो, जनरली उसकी फीस तो रेगुलर है, आप जब भी बीमार पड़ोगे उसी के पास जाओगे, उसी को पैसा दे के आओगे, अनलेस एंड अनटिल वो आपको रेफर करे किसी पे। तो मानते हो कि नहीं मानते हो? तो फीस बेटा जनरली रेगुलर होती है, थोड़ा बहुत ही रिस्क होता है। सेम बात मैं सीए के एंगल से बोल देता हूं, सेम बात मैं लॉयर के एंगल से बोल देता हूं।
आपके बेटा कोई सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, 20-25 साल बेटा बीसी पे विजिट करते हैं। सीए छोड़ना आसान नहीं होता। अगर किसी को कहते हैं सुनो, इंसान पता नहीं क्या क्या गाता है बेटा सीए के सामने। एक बार उसके पास गए बेटा छुटता नहीं, पूरी पूरी जिंदगी नहीं छुटता। दूसरे साल भी उसी के पास, तीसरे साल भी, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, उसी के पास जा रहे। क्या कोई रिस्क है? नहीं है बेटा, अनलेस एंड अनटिल वही किसी के पास आपको भेजे तो। सेम बात लॉयर के लिए है बेटा। आपके साथ कभी भी कोई दिक्कत होती है, आप एक ही लॉयर के पास जाते हो बेटा, हमेशा उसी के पास जा रहे हो। बहुत ही कम रिस्क होता है बेटा प्रोफेशनल फी मिलने में। समझ आई बात? एंड व्हाट अबाउट एम्प्लॉयमेंट? नौकरी में रिस्क होता है? नौकरी में रिस्क होता है किस बात का? नौकरी जाने का नहीं, कमाने का। सर जनरल केस में रिस्क नहीं होता, ठीक है ना। और आप बेटा शॉर्टी से बोलते हो आज तो इतने कमा लूंगा, आप बैंक के एम्प्लॉई हो बेटा, ठीक है ना बाबू। एक सर्टेन अमाउंट आप अर्न कर रहे हो, सैलरी वेज आपकी सैलरी है 30,000 रुपये महीना, वो तो आ ही रही है बेटा। अच्छा बैंक लॉस में चला जाए तो आपको क्या मतलब? आप तो नौकरी कर रहे हो ना, 30,000 रुपये महीना मिलेगा बेटा। आज जनरेटर खराब हो गया, लाइट नहीं आ रही, बैंक चल नहीं रहा, सिस्टम बंद है, आपको क्या मतलब? 30,000 रुपये आ रहे हैं बेटा। आज कोविड हो गया, आपको क्या फर्क पड़ता है? आप कौन सा बिजनेस चला रहे हो, आपकी कौन सी दुकान बंद होगी? 30,000 रुपये तो आ ही रहे हैं बेटा। जनरली बेटा आपको सैलरी और वेज पर कोई रिस्क आता नहीं है। बिजनेस चाहे तबाह हो जाए, आपकी सैलरी तो आपको मिल ही रही है बेटा। जनरल केस में रिस्क नहीं होता। समझ आई बात? बेटा एक बार देख लो बहुत आराम से, 5th और 6th पॉइंट भी, कोई दिक्कत है तो पूछो बेटा। नेक्स्ट बेसिस लिखा गया है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। सुनना बेटा, क्या आप अपना जो बिजनेस में इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, चाहे वो फाइनेंशियल इंटरेस्ट ही क्यों ना है, क्या वो हम ट्रांसफर कर सकते हैं? क्या हम प्रोफेशन में आपका जो इंटरेस्ट इन्वॉल्व है वो ट्रांसफर कर सकते हैं? क्या बेटा आपका एम्प्लॉयमेंट में जो इंटरेस्ट है वो ट्रांसफर कर सकते हैं कि नहीं? मुझे ये बताना बेटा। सबसे पहले बिजनेस की बात करता हूं। क्या बिजनेस में जो आपका इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, फाइनेंशियल भी है, लीगल इंटरेस्ट भी है और बहुत सारे इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, क्या वो ट्रांसफर किए जा सकते हैं? बेटा जनरल केस में किए जा सकते हैं। आप खुद सोचो बेटा, आपके दादाजी एक बिजनेस रन करते थे, थोड़ी सी बीमारी हुई, उन्होंने बेटा अपनी प्रॉपर्टी, वो शॉप, सब कुछ बेटा आपके फादर को दे दी। फादर ने चलाना शुरू करा बेटा। कल को फादर बीमार होंगे, वो आपके नाम पर छोड़ के जाएंगे, कोई नहीं लेके जाने वाला, आप बेटा अपने बच्चों के नाम पर छोड़ के जाओगे। बिजनेस ट्रांसफर होते आए हैं और होते रहेंगे। थोड़ी सी फॉर्मेलिटी है बेटा, जो भी कोर्ट की फॉर्मेलिटी है आप बेटा पूरी करो और बिजनेस ट्रांसफर। बिजनेस हमेशा से ट्रांसफर होते आए और होते रहेंगे बेटा। एंड व्हाट अबाउट प्रोफेशन? प्रोफेशन ट्रांसफर हो जाते हैं। मेरे नाम सीए की डिग्री आई, मैंने कहा ऋतिक भाई मुझे तुझसे बहुत प्यार है, ये ले, ये मेरी डिग्री कल से तेरी हुई, कल से तू सीए। ऐसे सीए? ऐसे तो डॉक्टर अपने बच्चे को हमेशा कहा ये ले मेरी डिग्री, ये ले, कल से तू डॉक्टर, चल भाई बैठ कुछ से। ऐसे सर प्रोफेशन ट्रांसफर होता है? प्रोफेशन कभी ट्रांसफर नहीं होते बेटा, ठीक है ना। स्किल्स, एक्सपर्टीज, ट्रेनिंग ये खुद से करनी पड़ती है बेटा, आपको प्रोफेशनल बनना है। प्रोफेशन कभी ट्रांसफर नहीं होता। एंड व्हाट अबाउट एम्प्लॉयमेंट? नौकरी ट्रांसफर हो जाती है? सर बता दो, एक मल्टीनेशनल कंपनी से अब बाबू जॉब लेटर आया आपके नाम पर, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट जिसको मैं बोल रहा था, आपका नाम लिखा हुआ आया और आप कह रहे हो भाई मुझे तुझसे बहुत प्यार है, ये ले मेरी नौकरी तू कर ले, ये ले, ये अपॉइंटमेंट लेटर तेरा हुआ। ऐसे नौकरियां ट्रांसफर हुआ करती हैं क्या? ऐसे नहीं बेटा, ना तो प्रोफेशन कभी भी ट्रांसफर होता और ना ही कभी एम्प्लॉयमेंट ट्रांसफर होती बेटा, ठीक है ना। सिर्फ बिजनेस ट्रांसफर हो सकते हैं विद सम फॉर्मेलिटीज। क्लियर बात अंश? एंड लास्ट हेडिंग इज कोड ऑफ कंडक्ट। बेटा कोड ऑफ कंडक्ट को अगर सिंपल भाषा में बोलूं तो रूल्स एंड रेगुलेशन। देखो नाम क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट। वो कोड्स, वो रूल्स रेगुलेशन जो आपको अपने कंडक्ट में उतारने होते हैं, दैट सिंपली मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशन। बेटा बिजनेस करने का कोई रूल रेगुलेशन होता है क्या? आप दुकान पे गए, पापा ने कहा जीन्स पहन के कैसे आया, फॉर्मल कपड़े पहन के आकर दुकान पे, ऐसे ये क्या चप्पल में आ गया, लेदर शूज पहन के दुकान पे, ऐसे नहीं आते। ऐसे कहते हैं क्या पापा?
बेटा बिजनेस करने का कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता, जैसे मर्जी करो। किसका कायदा कानून चल रहा है? आपका खुद का, आपका बिजनेस है, जो मर्जी करो बेटा। प्रोफेशन में कायदे कानून चलते हैं? कल बताए थे बेटा। अबे कैसी बात कर रहे हो, शक्लें तो देखो तुम्हारी। बाबू प्रोफेशन में कायदे कानून नहीं चलते बेटा। हर प्रोफेशन की एक प्रोफेशनल बॉडी होती है जो इशू करती है कोड ऑफ कंडक्ट। याद है बेटा मेरी प्रोफेशनल बॉडी का नाम ICAI, 27 कोड ऑफ कंडक्ट थे बेटा, 2 बताए थे आपको, ठीक है ना? क्या 2? CA कभी ऐड नहीं कर सकता, CA कभी बेटा कोई और डेजिग्नेशन इस्तेमाल नहीं कर सकता एक्सेप्ट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। पता है ना आपको बेटा? हर एक प्रोफेशनल बॉडी हर प्रोफेशनल को बेटा कोड ऑफ कंडक्ट देती है। ये वो रूल्स एंड रेगुलेशन है जो आपको आपके कंडक्ट में उतारने हैं। वैसे बता देता हूं, IMA का एक कोड ऑफ कंडक्ट कहता है कि डॉक्टर को 24 आवर्स अवेलेबल रहना चाहिए अपने पेशेंट के लिए। वो मुझे नहीं पता कि कितना फॉलो करते हैं, आपको ज़्यादा पता होगा, ठीक है ना? लेकिन बेटा जनरली हर प्रोफेशनल बॉडी अपने प्रोफेशनल्स को कोड ऑफ कंडक्ट देती है बेटा। पढ़ना है एक बार बेटा क्या लिखा गया मैटर में। लिखा गया प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट इज टू बी फॉलोड, ठीक है ना बेटा? आपको प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करने पड़ते हैं बेटा। एंड व्हाट अबाउट एम्प्लॉयमेंट? कहता है नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर लेट डाउन बाय द एम्प्लॉयर आर टू बी फॉलोड। नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर बेटा वो रूल्स एंड रेगुलेशन जो आपके एम्प्लॉयर ने लेट डाउन कर दिए वो फॉलो करने होते हैं। कहां पर लिखे होते हैं बेटा नौकरी के रूल्स रेगुलेशन? एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, कल बताया था बेटा। नौकरी करने के रूल्स रेगुलेशन होते हैं ना बेटा, फॉर्मल कपड़े, लेदर शूज, लेदर बेल्ट, क्लीन शेवन, नेल कट उगना, बहुत सारे बताए थे बेटा कल आपको। सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी आपके एम्प्लॉयर ने लेट डाउन करे हैं बेटा एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में, सब फॉलो करने पड़ेंगे आपको। समझ आई बात? डिफरेंस खत्म हो गया बेटा। एक और टॉपिक स्टार्ट करके जाएंगे बेटा। लो प्यारे बच्चों सामने देखना जरा मेरी तरफ। लो बेटा सामने देखना, सब सामने देख रहे हैं प्यारे बच्चे, सब सामने देखो। बाबू बिजनेस पूरा फिनिश कर लिया। एक टॉपिक था हमारे पास, सबसे पहले बिजनेस की डेफिनेशन पढ़ी, टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी पढ़ी बेटा, फिर हमने बात करी करेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस की, फिर टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी पढ़ी, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, सब फिनिश कर दिए। बाबू अब बिजनेस का ना क्लासिफिकेशन है मेरे पास। बिजनेस को 2 पार्ट में क्लासीफाई किया जा सकता है बेटा, एक इंडस्ट्री और एक कॉमर्स। आपको बता देता हूं ये बेटा एनसीईआरटी में लंबा चौड़ा एरिया दे रखा है इंडस्ट्री पर, ठीक है। ऑल्दो यार ये मेरा ना प्राइम मुद्दा नहीं है, क्योंकि इसके बारे में ना आप कभी ना कभी 9th में पढ़ के आते हो, 10th में पढ़ के आते हो, और ये उस एंगल से इंपॉर्टेंट है, 9, 10 में बहुत इंपॉर्टेंट है। 11, 12th में सिर्फ टीचर ना ये समझते हुए क्योंकि ये अनइम्पॉर्टेंट है आपको फंसाने के लिए देता है। ऑल्दो बेटा इसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, इसका बिजनेस से लेना देना सिर्फ इस पार्ट का है बेटा, ठीक है ना। मैं चर्चा भी इसी की डिटेल करूंगा, कल करूंगा इस पे चर्चा, अभी इसको छोड़ रहा हूं। वैसे बस एक बात बता दो, इंडस्ट्री क्या होती है? बेटा जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर दे, हर वो चीज इंडस्ट्री है। जो भी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देगी, हर वो चीज इंडस्ट्री है। और जनरली ये 3 तरीके की होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, ठीक है ना। आपकी पीएचडी है मुझे पता है, कल करेंगे इस पे बात, अभी बात इस पे करेंगे बेटा। कॉमर्स 2 चीजों से मिलकर बना है, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। बेटा बिजनेस और ट्रेड वर्ड में अंतर होता है। बिजनेस की पूरी डेफिनेशन पढ़ी है ना, पता है ना, बहुत सारे फीचर हैं बेटा, और मैंने एक एक वर्ड पे जोर दिया हुआ है। बाबू ट्रेड क्या होता है?
बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस इज ट्रेड। ना तो यहाँ कोई प्रॉफिट की बात लिखने की जरूरत, ना बेटा कोई और भी चीज की, पर प्रोडक्शन, परचेज, सेल, एक्सचेंज, कुछ नहीं लिखने की जरूरत। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस इज ट्रेड। एंड व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सिलरीज टू ट्रेड? बेटा ट्रेड को ना सपोर्ट सर्विसेज चाहिए। बेटा स्मूथली रन करने के लिए एक ट्रेड को बहुत सारी सर्विसेज की जरूरत पड़ती है, वो सारी सर्विसेज ही ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है। समझाने के लिए बेटा बाबू इंडस्ट्री तीन तरीके की है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। टर्शरी इंडस्ट्री क्या होती है बेटा? टर्शरी इंडस्ट्री क्या होती है बेटा? विच प्रोवाइड सपोर्ट सर्विसेज टू बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री इज नोन एज टर्शरी इंडस्ट्री। यही तो होती है टर्शरी इंडस्ट्री बेटा, जो प्राइमरी और सेकेंडरी को सपोर्ट सर्विसेज देती है बेटा। ऐसे ही बता रहा हूं, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड और टर्शरी सेक्टर में कोई अंतर नहीं होता। एक बिजनेस चलाने के लिए बेटा आपको रोजमर्रा की जिंदगी में हजारों सर्विसेज चाहिए। मैं एक बिजनेस चला रहा हूं बेटा, बैंकिंग सर्विसेज का यूज करता हूं, ट्रांसपोर्टेशन का यूज करता हूं, ऐड करता हूं बेटा, चाहे वो न्यूज़पेपर में हो, चाहे वो इंस्टाग्राम ऐड हो, कहीं ना कहीं ऐड करता हूं बेटा, इंश्योरेंस सर्विसेज लेता हूं, ये सब सपोर्ट सर्विसेज हैं बेटा, तो एक बिजनेस को चाहिए, एक ट्रेड को चाहिए। इन्हीं को ही हम बेटा ऑक्सिलरीज टू ट्रेड बोलते हैं, या बेटा टर्शरी सेक्टर भी बोलते हैं आप प्यार से। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड और टर्शरी सेक्टर इज वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, ट्रेड क्या है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ट्रेड। एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या है बेटा? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड प्रोवाइड सपोर्ट सर्विसेज टू द ट्रेड। फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग, फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजिंग, और बेटा पता नहीं कितनी सर्विसेज चाहिए। ठीक है जी बेटा, ट्रेड दो तरीके का है, सामने देख रहे हो आप, इंटरनल और एक्सटर्नल। सबसे टुच्ची बात है, ये खत्म करके ही जाएंगे बेटा, जल्दी मत मचाना, ये फिनिश होगा ही होगा, आराम से पढ़ लो, फोकस बनाए रखो। बेटा ट्रेड दो तरीके का है, इंटरनल और एक्सटर्नल। बेटा इंटरनल ट्रेड को आप होम ट्रेड भी बोल सकते हो या डोमेस्टिक ट्रेड भी बोल सकते हो। जैसे कि इसका नाम है इंटरनल ट्रेड, बेटा वो ट्रेड जो एक देश की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर अंदर होता है, उस ट्रेड को हम बोलते हैं इंटरनल ट्रेड। इंटरनल, डोमेस्टिक, होम ट्रेड या नेशनल ट्रेड भी बोल सकते हो। वो ट्रेड जो देश की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर अंदर हो रहा है, इंटरनल ट्रेड। और एक्सटर्नल ट्रेड जिसमें कम से कम दो कंट्री की इन्वॉल्वमेंट होती है बेटा, उस ट्रेड को आप एक्सटर्नल ट्रेड भी बोल सकते हो। ठीक है जी, इंटरनल ट्रेड दो तरीके का, होलसेल और रिटेल। इससे टुच्ची क्या बात होगी बेटा? होलसेल मतलब कंपैरेटिवली ज्यादा क्वांटिटी में खरीदना, ज्यादा क्वांटिटी में बेचना, इज होलसेल ट्रेड। एंड रिटेल ट्रेड कंपैरेटिवली लेसर क्वांटिटी में खरीदना, लेसर क्वांटिटी में बेच देना, इज रिटेल ट्रेड। खत्म बाबू। एक्सटर्नल ट्रेड तीन तरीके का है, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड एंट्रीपोर्ट। पता ही है सब कुछ। एंट्रीपोर्ट पता है बाबू? मेरा चर्चा का विषय बस ये है। वैसे एक्सपोर्ट क्या होता है? मजा बढ़ाता है मेरे को ये बताने में आपको। बेचना या भेजना, मैंने बहुत बार करी है इसके ऊपर बात। बेटा देखो, आपने ना कभी लॉ नहीं पढ़ा, इसलिए आपको क्या होता है, आधा अधूरा ज्ञान होता है। और आपके टीचर्स को बीकॉम एमकॉम पास करके हम बेटा एक बीएड की डिग्री लेके हम सोचते हैं हमने पूरी पीएचडी कर ली। बेटा बाबू कस्टम एक्ट नहीं पढ़ा आपने, ठीक है ना, आपको नहीं पता। आधों को लग रहा होता है इंडिया का गुड्स बाहर बेचना एक्सपोर्ट होता है, बेचना नहीं बेटा, भेजना। और इस दोनों वर्ड में ना जमीन आसमान का अंतर आता है बेटा। मैं अभी वर्ड का मतलब समझाऊंगा, दोबारा बड़ी क्लैरिटी दूंगा आपको। इंपोर्ट क्या होता है बेटा? बाहर से गुड्स जरूरी नहीं है खरीद कर लाना, बस बाहर से गुड्स लाना देश के अंदर, ये इंपोर्ट होता है बेटा। आपने कस्टम नहीं पता, मैं इसके मायने बताऊंगा आपको, इस वर्ड की इंपॉर्टेंस बतानी है मुझे आपको। बाबू इंडिया का गुड्स बाहर भेजना एक्सपोर्ट है, ठीक है ना। बाहर से गुड्स इंडिया के अंदर लाना इंपोर्ट है। एंड व्हाट डू यू मीन बाय एंट्रीपोर्ट? मेरा फोकस बस इस वर्ड पर है, कल बेटा इन दोनों वर्ड पर डिटेल चर्चा करूंगा पक्का, ठीक है जी। मेरा फोकस बस बेटा एंट्रीपोर्ट वर्ड पर है। एंट्रीपोर्ट क्या होता है बेटा? एक्सपोर्ट करना फॉर द पर्पस ऑफ इंपोर्ट इज नोन एज एंट्रीपोर्ट।
समझाने के लिए एक बड़ा सिंपल एग्जांपल। बेटा ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को ऑर्डर प्लेस करा फॉर गोल्ड। ऑस्ट्रेलिया ने बोला इंडिया आपसे हमें 1000 किलो गोल्ड चाहिए, प्राइस तय कर लो और कितने दिन में बता दोगे ये बताओ। बेटा इंडिया ने कोई भी प्राइस तय कर लिया, लेट्स सपोज 45,000 पर 10 ग्राम, 45,000 रुपये तोला प्राइस तय हो गया कि यार 10 ग्राम के 45,000 रुपये लेंगे और हमारे को जो भी 1000 किलो गोल्ड आपको डिलीवर करने के लिए 2 महीने का टाइम चाहिए। ठीक है जी, चलो जी प्राइस तय हो गया बेटा, टाइम पीरियड तय हो गया। बाबू इंडिया उसको क्या पता बेटा ऑस्ट्रेलिया को कि हम तो खुद बेटा मांगते हैं, हमारे पास कौन सा गोल्ड होता है, ठीक है ना बाबू। इसने क्या करा, इसने बेटा यूएई को ऑर्डर प्लेस कर दिया। असली गोल्ड तो इन्हीं के पास है बेटा, ठीक है ना, सारा तांझाम इन्हीं के पास है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। बेटा हमने इनको इन टर्न ऑर्डर प्लेस करा कि हमारे को गोल्ड चाहिए, किस रेट पे सप्लाई करोगे और कितने टाइम पीरियड में सप्लाई करोगे ये बताओ। इन्होंने बोल दिया कि हम आपको क्या करेंगे 2 महीने में सप्लाई कर देंगे। आपने कहा नहीं नहीं 5 दिन पहले चाहिए। 1 महीना बाबू हमारे को 25 दिन में चाहिए, 55 दिन में चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है 55 दिन में दे देंगे। प्राइस तय हो गया जी 43,000 पर 10 ग्राम। आप क्या कर रहे हो बेटा, बीच में से 2,000 रुपये पर 10 ग्राम के कमा रहे हो और बेटा 1000 किलो में बहुत बड़ी रकम बैठ जाएगी। ठीक है जी, तय हो गया जी, सब कुछ तय हो गया। बाबू 55 दिन में यहां से गोल्ड आया और आपने बेटा यहां सप्लाई कर दिया। ये क्या किया आपने, इंपोर्ट करना फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट इज नोन एज एंट्रीपोर्ट। आपने क्या करा बेटा, गोल्ड का इंपोर्ट करा फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट इज नोन एज एंट्रीपोर्ट। समझ में आया बेटा, ये दोनों टर्मिनोलॉजी का यूज हो जाता है एंट्रीपोर्ट में। और आपको बोल देता हूं अभी ये तीनों में से कोई भी बात कंप्लीट नहीं हुई, मुझे इन तीनों पे चर्चा करनी है और बहुत डिटेल चर्चा करनी है अभी। ठीक है जी, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बच्चों, बाय बाय।